हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की PYQ डिस्कस कर रहे थे। तो सीरीज में हमने 35 क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम 36 से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संसाधन जुटाने के सिद्धांत रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, यह तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी का परिणाम है। दो, यह इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों को यादृच्छिक रूप से प्रेरित किया जाता है, न कि किसी वरीयता से। तीन, सिद्धांत ने यह दिखाने के लिए कथित तौर पर कहा है कि एक आंदोलन की सफलता उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि कावेरी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच है। ए, तमिलनाडु और केरल। बी, केरल और कर्नाटक। सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। डी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। ए, स्टीफन बार्कर। बी, T.H. ग्रीन। सी, विलियम मेटलैंड। डी, जॉन रॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि जॉन रॉल्स। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ए, रजनी कोठारी। बी, मॉरिस जोन्स। सी, V.K. रामास्वामी। डी, P.N. भगवती। तो इसका सही आंसर होगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी की कुछ बुक यहाँ पर दे रखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया वर्लिंग निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं। ए, वर्लिंग ने तर्क दिया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। वी, वर्लिंग ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधी कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया है। ओके। सी, वर्लिंग ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। डी, वर्लिंग ने तर्क दिया है कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकार्यों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाव में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि वर्लिंग ने तर्क दिया है कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। ओके। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। ए, सुसन इटन। बी, मार्टन कापलान। सी, गार्डन एंडरसन। डी, डेविड ईस्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वी, यानी कि मार्टन कापलान। इनकी कुछ अन्य जो कुछ प्रतिमानों का उल्लेख करते हुए जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में इन्होंने 6 सिद्धांत बताए वो नीचे दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए यहाँ पर दे रखा है, यह न्यायपालिका द्वारा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए उत्पन्न एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। वी, जनहित याचिका का उद्देश्य एक व्यक्ति के दूसरे के खिलाफ अधिकार का परिवर्तन है। सी, जनहित याचिका का अधिकार देने से अदालतों में मुकदमेबाजी की भरमार हो गई है, जो न्यायपालिका द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के विकास का संकेत है। डी, यह विचार रोमन न्यायशास्त्र के एंटियो पॉपुलरिस में आया है, जिसने
सार्वजनिक गलतियों के मामले में प्रत्येक नागरिक को अदालत की पहुंच की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि केवल वी। ओके, नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन विद्वान ने सर्वप्रथम खेती सिद्धांत कल्टीवेशन थ्योरी पर कार्य किया। तो ए जेनिंग्स ब्रायंट, बी जॉर्ज गावर्नर, या फिर सी डोनाल्ड शाह, डी डोरिना मिरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि जॉर्ज गावर्नर। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का सही महत्व है। ए कारखानों और उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना, बी वर्तमान राजनीतिक शासन का विरोध करना, या फिर 3 उस व्यवस्था को स्थापित करना जिसे वे आदर्श मानते हैं और समाज की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि होमो हिराकिकस ऑन द इंडियन कास्ट सिस्टम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ए लुई ड्यूमांट्री, बी गेराल्ड बेरेमैन, सी कांचा इलेया, डी निकोलस डकर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि लुई ड्यूमांट्री। ओके, नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि विद्वानों मेलिवन डी फ्लेयर और सेंड्रा बाल रोकेजज ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया। ए विकास संचार सिद्धांत, बी स्पाइरल ऑफ साइलेंट सिद्धांत, सी मीडिया प्रणाली निर्भरता सिद्धांत, डी एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि मीडिया प्रणाली निर्भया सिद्धांत। नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए इस्लामी आंदोलन मध्य पूर्व, बी तिमलियन आंदोलन श्रीलंका, सी नाजी आंदोलन जर्मनी, डी फाशीवादी आंदोलन वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि फाशीवादी आंदोलन वियतनाम। ओके, नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि किस वर्ष में यूरोपियन परिषद गठित हुई थी। तो वो गठित हुई थी 1949, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि बोहरा समिति की रिपोर्ट ने अध्ययन किया। ए बहु स्तरीय नौकरशाही प्राधिकरण का, बी उच्च सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण और भर्ती, सी भारत में अपराधियों राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़, डी भारत सरकार की तंत्र मशीनरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि भारत में अपराधियों राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़। नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगफ्लेशन एंड सोशल डिजिट 1982 किसके द्वारा लिखा गया। ए जॉर्ज बर्नार्ड शा, बी सैमुअल पी हटिंगटन, सी मांकुर ओल्सन, डी हेरोल्ड लासवेल। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मांकुर ओल्सन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। बी आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 11 मानदंड विकसित किए जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कहा जाता है। मानदंडों को सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सी आयोग की अध्यक्षता संसद सदस्य वीपी मंडल ने की थी। डी आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा।
दोस्तों जो यह प्रश्न है इसको डीएसएसबी ने निरस्त कर दिया था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि राजेंद्र सिंह द्वारा संसाधन जुटाने के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? ए, सामाजिक आंदोलन को सामूहिक कार्रवाई के संघर्ष मॉडल के रूप में समझा जाना चाहिए। दो, संस्थागत और गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों दोनों में संस्थागत सत्ता संबंधों की प्रणाली में निर्मित हितों के टकराव होते हैं। तीन, सामाजिक आंदोलनों में प्रतिस्पर्धा स्पर्धी समूहों द्वारा हितों की तर्कसंगत खोज शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि सभी सही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय राज्य व्यवस्था प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा ऊर्ध्वाधर लामबंदी और जाति और वर्ण के नाम पर क्षैतिज गठजोड़ द्वारा शामिल होती है। कारण, औपचारिक लोकतंत्र की स्थापना इस बात की गारंटी देती है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए, अपिको मूवमेंट, बी, उन्मूलनवादी आंदोलन, सी, चिपको आंदोलन, डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी की उन्मूलनवादी आंदोलन। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है? ए, किसी भी दिशा में और किसी भी तरह से परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक विमर्शित सामूहिक प्रयास जहां हिंसा, वैयक्तिक क्रांति या यूरोपियन समुदाय में वापसी का विकल्प भी छोड़ा नहीं जा सकता। दो, सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक उद्यमों के रूप में देखा जा सकता है। तीन, कि सामाजिक आंदोलन बहिष्कृत समूहों की ओर से समाज की संरचना में परिवर्तनों को बढ़ावा देने या विरोध करने के लिए संगठित प्रयास है जिसमें राजनीतिक भागीदारी के गैर संस्थागत रूपों का सहारा शामिल है। तो जो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि उपरोक्त सभी 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में आधुनिक न्यायपालिका अपने स्रोतों को संविधान से प्राप्त करती है और विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने निर्णय पर एक रोक के रूप में कार्य करती है। कारण ए, एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है जो एक प्रभावी कार्यपालिका और एक जिम्मेदार विधायिका द्वारा सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि दी पैराडॉक्सिकल्स प्राइमर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इज इंडिया, यह किताब निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ए, शशि थरूर, बी, राजदीप सरदेसाई, सी, बरखा डी, राहुल गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा शशि थरूर। नेक्स्ट यहाँ भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन ए, लोकतंत्र में लोक सेवा का लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और कार्य करने की शैली को संशोधित करना पड़ता है।
कारण आर देशव्यापी आधार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और इन नव स्थापित संस्थाओं को सिविल सेवा प्रणाली के कुछ पारंपरिक कार्यों का हस्तांतरण सिविल सेवा प्रणाली में एक नई नीति प्रवृत्ति का गठन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि गांधी की पद्धति को संवादात्मक प्रतिरोध कौन कहता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि डेविड हार्डीमैन। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि संघर्ष सामाजिक आंदोलनों का केंद्रीय मूल है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि आतंकवादियों को एक देश में एक से अधिक देशों में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। यानी इसका जो आंसर होगा केवल बी। यहाँ पूछा गया है कि परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 1972 थ्रेस होल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि। बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट, रंगभेद का संबंध किस देश से है? तो जो रंगभेद का संबंध है वो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, चीन के बारे में किसने एक बार कहा था यह एक सोता हुआ दैत्य है, इसे सोने दो क्योंकि अगर यह जाग गया तो यह दुनिया को हिला देगा? तो यह कथन नेपोलियन ने कहा था चीन के बारे में, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएलए का गठन वर्ष 1927 में हुआ था, या फिर 1937 में जापानियों द्वारा चीन पर हमला करने के बाद इसे पीएलए नाम दिया गया, या फिर झू डे और माओ जेडोंग पीएलए के मुख्य संस्थापक थे? तो जो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ऑल ऑफ। ओके। नेक्स्ट, इसमें ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिकल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो यह पुस्तक है वो लिखी गई थी रॉबर्ट ओ कोहेन, यानी कि आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर दे रखी है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? तो यह कथन अरस्तु का है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि आत्मनिर्णय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय सिद्धांत की भूमिका के अंत का प्रतीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और कुछ फैक्ट भी पता चल जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही जोड़ा नहीं है वो है सी, यानी कि कॉन्गो संघर्ष 1968। जो कॉन्गो संघर्ष है वो 1968 में नहीं हुआ था। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, नीचे दे रखी है। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए कार्रवाई। नेक्स्ट,
इसमें पूछा है कि तिब्बत के प्रति भारत की प्रारंभिक विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ए, भारत चीन मित्रता की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मई 1951 को चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने तिब्बत के भाग्य को स्थायी रूप से सील कर दिया। 2, 1954 में जब भारत ने चीन के तिब्बती क्षेत्र पर के साथ व्यापार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तब नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हुए चीनी दावे को स्वीकार कर लिया। 3, चीनियों को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया, जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आदि के सिद्धांत के आधार पर आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि सभी कथन ठीक हैं। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मानवाधिकार, यानी कि आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एप्रिसाइड संधि के बारे में सही नहीं है। तो ABM संधि के बाद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय शासन के निर्माण के लिए NPT दूसरा कदम था। तो यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन ठीक है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे 1972, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि शरणार्थी शब्द को 1951 से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा जो 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ था, 2 अपने मूल देश से बाहर था जिस देश का वह राष्ट्रीय है, 3 उत्पीड़न के एक सुस्थापित भय के कारण अपने मूल देश को वापस नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि संगठन के गठन वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार 1956। तो यह जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सब सही सुमेलित हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रों के बीच असमानताओं का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी या मुक्त बाजार राष्ट्र द्वारा गठित रक्षात्मक गठबंधनों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि वार्सा संधि। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि भारत में दर्शन के आदर्शवादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो है केवल एक, यानी कि आंसर ए होगा कि कौटिल्य दर्शन के आदर्शवादी पद्धति के पैरोकार थे। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सैन्य मामलों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि एक और दोनों सही हैं। ए
लंबी दूरी की मिसाइलों, विमानों और पनडुब्बियों ने एक राष्ट्र की वैधता के निर्धारण के रूप में भौतिक स्थान के महत्व को कम कर दिया है। 2, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैन्य प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रयास का एक शानदार प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।